हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवासी अड्डा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मॉडल पेपर को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम महत्वपूर्ण सीरीज को एनालिसिस किया था। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। देखिए ऋग्वेद में जो है वो कितने मंडल हैं। ऋग्वेद जो है वो आप सबको पता है सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। कुल वेद कितने हैं, तो कुल वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। अगर आपसे वेदांग पूछा जाए, वेदांग भी पूछा जाता है, तो वेदांग की संख्या कितनी है, 6। या क्या पूछा गया, या पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, कितने मंडल होते हैं, तो ऋग्वेद के अंदर जो है वो 10 मंडल हैं। क्लियर है। ये सबसे प्राचीन या सबसे पहले कह सकते हैं वेद जो है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। कुल वेद कितने हैं, 4 वेद है। पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। दूसरा वेद जो वो यजुर्वेद है। तीसरा वेद जो सामवेद, और चौथा जो वेद है वो अथर्ववेद है। तो ये 4 वेद हैं। वेदांग पूछे जाए तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। मंडल की अगर बात की जाए तो कितने मंडल होते हैं, 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम पहले अध्यक्ष पढ़ा थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, जॉर्ज यूले थे। अब पूछा गया सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, तो सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी क्या है, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1885 के अंदर इसकी क्या है, स्थापना हुई थी। किसने की थी, एओ हयूम। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार जो है कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको क्लियर है। जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने क्या है, रिवाइज करवा दिए हैं और आगे की सीरीज में भी हम करवाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के नए कानून मंत्री कौन है। यानी नए कानून मंत्री या बोल सकते हैं वर्तमान समय में भारत के कानून मंत्री कौन है। ये 17 अप्रैल की परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्तमान में कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल जो है वो भारत के क्या है, वर्तमान है कानून मंत्री है। और इसके साथ साथ नोट करेंगे भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर भारत के क्या थे, पहले कानून मंत्री थे, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, संविधान का पिता भी जो है वो क्या है, कहा जाता है। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई कब लागू हुई। आरटीआई जो है राइट इंफॉर्मेशन जो होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं। किसी भी महकमे के अंदर, किसी भी सरकारी या कोई भी फील्ड के अंदर जो वो जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या है, हम आरटीआई लगाते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको बोला जाता है सूचना का अधिकार। जिसको क्या बोला जाता है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार सभी को है। आरटीआई लगाकर जानने का अधिकार जो है वो सभी को है। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, इसकी शुरुआत 1905 में। जिस प्रकार से बच्चों का अब की बार अग्निवीर में नहीं हुआ, तो वो क्या लगा रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं, सूचना का अधिकार। यानी कि अपनी सूचना प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे फिजिकल में कितने नंबर थे पता है, लेकिन उसमें डालना पड़ता है फिजिकल के नंबर। मेडिकल के अंदर हम ऑन ग्राउंड फिट हैं, पेपर के अंदर हमारे कितने नंबर बने, और पहले जो हम फिजिकल के लिए चयनित तो उसमें हमारे कितने नंबर, और हमारे सिलेक्शन ना होने का कारण क्या रहा, और मेरिट जो है वो हाई मेरिट जो है वो कितनी रही। यानी तो सूचना का अधिकार जो होता है, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन बोला जाता है, उसकी शुरुआत जो है वो क्या है, 2005 के अंदर हुई। प्रत्येक फील्ड में सूचना जानने का अधिकार क्या है, सभी को होता है। देखिए पिछले हम प्रत्येक वीडियो में जो चर्चा करते हैं ये 2500 क्वेश्चन है। आप जिन्होंने पिछली परीक्षा में एग्जाम दिया, 17 अप्रैल को एग्जाम दिया, जिनका किसी कारणवश 1 नंबर आधा नंबर से नहीं हुआ, तो उन बच्चों को पता है कि आर्मी का जो पैटर्न है, इससे पहले जिन्होंने परीक्षा दी है, वो आर्मी का पैटर्न जो होता है वो 2500-3000 से क्वेश्चन है। हम प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं और आगे भी क्या हम बोलते ही रहेंगे, ज्यादा पैटर्न नहीं है। हमने 2500 क्वेश्चन यानी कि पिछले 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितनी भी परीक्षाएं हुई है आर्मी की, चाहे वो रिलेशन की हो, चाहे स्पोर्ट्समैन की भर्ती हो, उन सभी के पेपर को इकट्ठा जो है वो सार जो है वो 2500 क्वेश्चनों में हमने क्या है, सम्मिलित किया है। 17 अप्रैल को परीक्षा लगी थी, उसमें से भी यहाँ से 70% क्वेश्चन पूछे गए थे।
फिर 2021 में परीक्षा लगी थी, उसमें भी 70 से 80% पूछे गए थे। हाल ही में 10 सितंबर को रिलेशन और स्पोर्ट्समैन भर्ती का सेंटर का पेपर था, उसमें भी 90% से अधिक क्वेश्चन जो है वो इसी पीडीएफ से पूछे गए थे। हाँ, करंट अफेयर आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है, पहले करंट अफेयर नहीं पूछा जाता था। अभी जो है वो हाल ही में यानी कि ऑनलाइन परीक्षा जो इसका संचालन जो किया गया है ऑनलाइन का, उस समय अब की बार जो है वो पूछे गए थे। तो पुराने क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, उन्हें आंकड़ों पे पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ें। ये पीडीएफ जो है वो हमारे सेरडा क्लासेस ऐप पे क्या है, अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पे नंबर भी दिए जा रहे हैं, उस पे भी आप क्या है संपर्क करके जानकारी जुटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नर बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए गवर्नर बनने के लिए, क्योंकि हमने अब तक पढ़ा था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कितनी आयु, और प्रधानमंत्री। देखिए गवर्नर जो होता है वो राज्यपाल को बोला जाता है, राज्यपाल को ही गवर्नर बोला जाता है। तो ये ध्यान रखें, राज्यपाल बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए कितनी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। और एक प्रधानमंत्री के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। देश का पीएम, प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, उसको बनने के लिए कितने? 25 वर्ष की। हरित क्रांति के सबसे प्रभावित, यानी हरित क्रांति जो है वो सबसे प्रभावित फसल भी पूछा जाता है। फसल कौन सी, सबसे प्रभावित फसल जो है वो कौन सी है? तो गेहूं है। कौन है? गेहूं है। और हरित क्रांति के जनक भारतीय पूछा जाता है, भारतीय जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो है वो क्या है? भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। और इसके साथ साथ इनकी यह ध्यान रखें, 28 सितंबर 2023 को इनकी क्या है? डेथ हो गई थी। आप इनसे ये भी डेट आपको क्या है याद रखनी, हो सकता है करंट अफेयर में ये सवाल है पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए ये भी हमने पढ़ा था, जो 10 क्वेश्चन की सीरीज हमने चला रखी है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन को कवर करने की, उसमें पढ़ा था धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, दोनों किस नदी पर है? तो दोनों नर्मदा नदी पर है, जिसे मध्य प्रदेश या गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये जब धुआंधार जलप्रपात है, कहां स्थित है? जबलपुर। कहां स्थित है? जबलपुर के अंदर ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी सर्वाधिक रेशम, सर्वाधिक या अग्रणी, सर्वाधिक को ही क्या अग्रणी बोलते हैं? तो ये ध्यान रखिए, सर्वाधिक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है। एक जूट पूछा जाता है, ये भी नोट कर लें, ये भी रेशे की तरह होता है। जूट जो है वो सर्वाधिक कौन सा देश उत्पादन करता है? तो देश की अगर बात करें तो बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश उत्पादन करता है। भारतीय राज्य की अगर बात करें, कौन सा राज्य? तो वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य जो सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यों का एकीकरण किसने किया था? राज्यों का या रियासतों का? रियासतों का 552, कितनी? 552 रियासतें थी, उन्हें एकीकरण यानी एकजुट करने का कार्य जो है वो किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था, जिन्हें लोहा पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनके दृढ़ संकल्प की वजह से इन्हें क्या है? लोहा पुरुष या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। 552 रियासतों को इकट्ठा या एकजुट करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम था, जिन्हें लोहा पुरुष या सरदार पटेल के नाम से, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? यानी कि म्यांमार की जीवन धारा, यानी जिस प्रकार से नर्मदा नदी को जो है वो जीवन रेखा कहा जाता है, या जीवन धारा या जीवन रेखा, किस नदी को कहा जाता है? तो म्यांमार की जीवन धारा जो है वो इरावती। देखिए इरावती या इरावदी भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखिए। इरावती या इरावदी नदी को क्या है? म्यांमार की क्या है? जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 जून को। दिवस जो है वो ज्यादातर जो पूछे जाते हैं, 4 दिवस ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो थल सेना दिवस पूछा जाता है 15 जनवरी को, एक भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को पूछा जाता है, एक विज्ञान दिवस ज्यादा पूछा जाता है
28 अप्रैल को क्या है बनाया जाता है, कब है, सॉरी 28 फरवरी को, विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को क्या है बनाया जाता है। तो ज्यादातर ये ही दिवस पूछा, सबसे ज्यादा जो है वो विज्ञान दिवस पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी टाइटन, सबसे पहले तो टाइटन जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, शनि का है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। अगर बात करें इंडिविजुअली सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए आपसे तो वो कौन सा है, गैनीमेड है, जो किस ग्रह का है, बृहस्पति ग्रह का है। डिमोस सबसे छोटा ग्रह जो मंगल ग्रह का है, मंगल ग्रह के दो ही ग्रह हैं, डिमोस और फिबोस। एक बात आपको ये याद रखनी, बिना उपग्रह वाले ऐसे दो उपग्रह हैं, एक बुध और एक शुक्र, जिनका अपना उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आप सबको पता है चंद्रमा। तो गैनीमेड जो है वो भी क्या है, सबसे बड़ा चंद्रमा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो कौन थे, राकेश शर्मा थे। 1984 के अंदर जब अंतरिक्ष के अंदर क्या है रवाना हुए थे। इसी समय जो है ये भी याद है 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी भोपाल त्रासदी गैस का जो रिसाव हुआ था वो भी 1984 में, इंदिरा गांधी की हत्या भी 1984 में थे। महिला अगर पूछी जाए, महिला भी आपको याद रखनी, महिला कौन थी, कल्पना चावला। कल्पना चावला जो हरियाणा से क्या है बिलोंग करती थी। 1997 में ये अंतरिक्ष के लिए क्या है रवाना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा कितने डिग्री मध्ययान पर स्थित है। देखिए ये हमारा गोलार्ध है, गोलार्ध में देखिए पूर्व, सॉरी पश्चिम, ये पश्चिम है, ये हमारा पूर्व है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। तो देखिए भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या है, भूमध्य रेखा बोला जाता है, या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोला जाता है, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा बोला जाता है, जो पृथ्वी जो हमारे गोलार्ध को क्या है दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर से दक्षिण जो है वो कौन सी है, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं बोला जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ी। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। मूल संविधान का मतलब है जिस समय संविधान लागू हुआ था, जिस समय संविधान जो है वो लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितने जो है वो राइट थे। तो वो कितने 395, कितने 395, कितने राइट थे, 395 क्या है राइट थे। वर्तमान में भी पूछा जाए, अगर वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं तो वो कितने हैं 470 अनुच्छेद, कितने हैं 470। और जिस समय मूल संविधान का मतलब यही होता है जिस समय भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ था उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395। अगला क्वेश्चन देखिए, फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फिटकरी में जो है वो कौन सा अम्ल जो है वो क्या है पाया जाता है। तो फिटकरी में जो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, H2SO4 जिसको बोलते हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक H2SO4 नहीं होता इसका। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल ये फिटकरी के अंदर होता है। और फिटकरी का जो कार्य होता है पानी को शुद्ध करने का, पानी को जो है वो क्या है शुद्ध करने का। देखिए पानी को शुद्ध करने का, पानी को जो है वो शुद्ध करने की प्रक्रिया जो है वो किस प्रक्रिया या किसके द्वारा शोध किया जाता है, तो फिटकरी से वो पानी का क्या है शोध किया जाता है। क्लियर है। SO24 होता है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। देखिए शर्करा जो होती है, मीठी जो शर्करा होती है, मीठी शर्करा होती है, मीठी जो होती है उसको क्या है शर्करा बोला जाता है। तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है जिसको क्या है मिल्क शुगर नाम से जाना जाता है लैक्टोज शर्करा को। ये क्या है मीठी शर्करा होती है। एक सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज जो होती है, फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठी शर्करा होती है जो शहद के अंदर पाई जाती है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो फ्रक्टोज होती है जो शहद के अंदर पाई जाती है। दूध के अंदर कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है जिसको क्या है मिल्क शुगर के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। और प्रोटीन भी याद रखें, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन,
दूध के अंदर जो है वो कैसिन नामक प्रोटीन है पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में नष्ट होती है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होती है वो कहाँ नष्ट होती है। देखिए आरबीसी का जो जीवन काल जो होता है, जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन बाद जो नष्ट हो जाती है वो कहाँ होती है, तो ये पलिया या तिल्ली, पलिया तिल्ली के अंदर जो है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। निर्माण कहाँ होता है, निर्माण, निर्माण भी याद रखेंगे। निर्माण कहाँ होता है इसका, तो निर्माण अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा के अंदर इसका क्या है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का भी का जीवन काल जो है वो 4 से 6 दिन होता है, 4 से 6 दिन। रक्त विमाणु या प्लेटलेट्स का काल भी इतना ही होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो क्या होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की, अवतल लेंस की क्षमता क्या है, ऋणात्मक होती है। और यह भी याद रखें लेंस की एसआई मात्रक या लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, तो डायोप्टर, क्या कहा जाता है, डायोप्टर कहा जाता है। क्लियर है। और अवतल लेंस जो होता है इसको आंख का लेंस भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। आंख का लेंस, किसका, आंख का लेंस जो है वो किसको कहा जाता है, उत्तल लेंस को कहा जाता है। कैमरे के अंदर किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग है किया जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और कोबाल्ट 60 किस विटामिन में, विटामिन भी पूछा जाता है, तो किस विटामिन में पाई जाती है, तो B12, B12, विटामिन B12 के अंदर जो है वो कोबाल्ट 60 पाई जाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कैंसर उपचार के लिए इसका प्रयोग है किया जाता है, कैंसर प्रशिक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग लगना प्रक्रिया है कहलाती है, प्रक्रिया या अभिक्रिया, अभिक्रिया या परिवर्तन, परिवर्तन बोला जाता है। तो लोहे को जंग लगना ऑक्सीकरण परिवहन, ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहा जाती है, क्योंकि ये O2 ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आने क्या है, ऑक्सीकरण हो जाता है। फिर ये पूछा जाता है लोहे के जंग लगने पर भार जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। बिल्कुल सबसे सिंपल सवाल है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है लोहे पर जंग लगने पर उसका भार में क्या परिवर्तन, देखिए कॉमन सी बात है, बढ़ेगा। फिर आता है परिवर्तन कौन सा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक, कौन सा, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो मानी जाती है जीवन के लिए, तो कोशिका को जो है वो हमारे जीवन या हमारे जीवन यापन करने के लिए, प्राणदायी के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ध्वनि का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ध्वनि जो किस माध्यम से क्या है पहुंचती है या गमन करती है या रूपांतरण होती है, तो हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम, हवा के माध्यम, हवा के माध्यम से। हवा में ध्वनि की चाल पूछी जाती है तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन ये याद रखें एक्चुअल मान तो यही है, लेकिन इसका 332 भी दिया होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। दोनों दिए हो तो आपको 332 मीटर प्रति सेकंड चूज करना है, वरना आपको दोनों मिलेगी नहीं। बहुत कंडीशन जो है वो बहुत कम चांस है कि दोनों एक साथ हों, लेकिन अलग अलग ही मिलेंगे। अगर मिल भी जाए दोनों तो 332 मीटर प्रति सेकंड कर सकते हैं हवा में ध्वनि की चाल। क्लियर है। सर्वाधिक चाल जो है वो ध्वनि की कहां होती है, तो वो ठोस के अंदर, ठोस के अंदर होती है ध्वनि की। निर्वात, निर्वात में क्या होती है, निम्न या सबसे कम होती है। क्या होती है, निम्न में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। हमारे शरीर में यूरिया जो होती है उसको किस अंग द्वारा क्या है, रक्त से क्या है शुद्ध किया जाता है, तो गुर्दे या किडनी, गुर्दे या किडनी द्वारा क्या है शुद्ध किया जाता है। और हमारे मूत्र में पूछा जाता है, ये भी याद है, मूत्र में यूरिया, यूरिया की क्या है सर्वाधिक मात्रा होती है, और मात्रा भी पूछी जाती है तो कितनी 46% होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्वय सीमा, सर्वय देखिए प्रासर्वय तरंगे होती है, एक अवसर्वय होती है, एक सर्वय होती है।
सर्वे जो होती है जिसे क्या है मानव क्या कर सकता है, सुन सकता है, तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की अगर बात करें 20 हर्ट्ज यानी 20 के HZ, के का मतलब 1000 होता है, तो इससे ऊपर की ध्वनि जो होती है, इससे ऊपर की ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रासर्वे। क्या कहते हैं, प्रासर्वे। अवसर प्रासर्वे बोलते हैं। प्रासर्वे अल्ट्रासोनिक तरंगे जिसको बोलते हैं, वो 20,000 हर्ट्ज से क्या है, अधिक होती है। अवसर्वे जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से क्या है, कम की ध्वनि को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कांच में आई दरार का चमकना क्या कहलाता है। कांच के अंदर आई दरार या कांच जो है वो क्या कहलाता है, चमकता है। किस कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। कांच से 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा कौन सा परिवर्तन, एक कांच का टूटना परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है। कांच एक अति शीतल द्रव होता है, अति शीतल क्या है, द्रव होता है, जो बहता है, कठोर भी होता है और बहता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, आंख के सामने का पारदर्शी भाग क्या कहलाता है। जस्ट आंख के सामने का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, तो कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहता है, कॉर्निया कहा जाता है। और आंख डोनेट के समय, डोनेट जो किया जाता है उस समय आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, तो वो कॉर्निया। अगला कैसे, बांझ विरोध विटामिन का नाम बताइए। बांझ या नपुंसकता बोलते हैं जिसको, नपुंसकता जो है वो किस विटामिन, या जनन शक्ति, जनन शक्ति का कम होना जो है वो किस कारण होता है, तो विटामिन ई की कमी के कारण जो है वो जनन शक्ति क्या है, कमजोर हो जाती है, जिसे बांझ विरोध विटामिन के नाम से जाना जाता है। के से क्या बनता है, रक्त का थक्का बनता है। चोट लगने पर क्या है, रक्त का थक्का, कौन सा विटामिन, के। CS कार्बिक अम्ल होता है, जो हमारे शरीर में क्या है, मसूड़ों से खून बहना यानी कमी से इसकी कमी हो जाती है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है। ट्रिप्सिन जो है वो भोजन पाचक में क्या है, सहायक होता है। ये हार्मोन भोजन पाचक में क्या है, सहायक है। तो ये कौन सा लेन जो है वो, ट्रिप्सिन जो है वो क्या है, ये कौन सी ग्रंथि जो है वो स्रावित करती है, तो अग्नाशय ग्रंथि क्या है, इसको स्रावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, जल से बर्फ बनना परिवर्तन है। जल से बर्फ या बर्फ से जल बनना भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना या मोमबत्ती का जलना या कोयले का जो है वो कागज का जलना, तो ये सब क्या है, रासायनिक। लोहे पे जंग लगना, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, मैथ स्टार्ट होती है। हमें दिया गया 50 को 5 से भाग करना है, फिर 10 से गुणा करना है और फिर प्लस। देखिए इस कंडीशन में सबसे पहले सोल क्या होता है, भाग होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, गुणा होता है। इससे पहले भी अगर बात करें तो ब्रैकेट सोल होता है। और तीसरे नंबर पे फिर हम प्लस भी कर सकते हैं या माइनस, किसी को एक को सोल्व कर सकते हैं। तो हमें दिया गया है 50, क्या दिया गया है, 50 भाग 5 गुणा 10 प्लस 5। तो देखिए 50 को हम सबसे पहले भाग देते हैं 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 10। फिर गुणा में क्या है 10, फिर प्लस पे क्या है 5 है। अब हम क्या करते हैं, गुणा को सोल्व करते हैं। तो ये 10 गुणा 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, प्लस कितना है अबे 5 बच गया, तो 105। देखिए इस प्रकार के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये याद रखें, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस में से हमें एक को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 11,000 रुपए का 10% की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन। देखिए मिश्र धन पूछा जाता है, या हमसे पूछा जाता है क्या है, ब्याज, या पूछा जाता है हमसे क्या, ब्याज पूछा जाता है, या क्या मिश्र धन पूछा जाता है। एक मिनट मिश्र धन पूछा जाता है या हमें क्या है, ब्याज पूछा जाता है। तो मिश्र धन जो है वो कितना होगा, तो 11,000 रुपए। कितने हैं, 11,000 रुपए की राशि है। मिश्र धन या ब्याज ज्ञात करने के सूत्र क्या था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो गुणा में आ जाएगा 10,
समय कितना दिया गया है 6 वर्ष का, भाग कितने से कर देंगे 100 से। अब देखिए इसको काटते हैं, अब इसको क्या करते हैं काटते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 11 से 6 को करेंगे तो 11 छिके 66, 2 0 बचेगी तो 2 0 लगा दें, यानी 6600 रुपये हमारा क्या आ गया ब्याज आ गया। मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज, मूलधन प्लस क्या है ब्याज। मूलधन हमारा कितना है 11,000 रुपये, कितना है 11,000 रुपये, प्लस कितना कर देंगे 6600 रुपये, तो ये हमारा आ जाएगा 00671, यानी कि 17,600 हमारा क्या आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा। अगर हमें ब्याज पूछा जाता तो कितना आ गया, ब्याज हमारा आ गया 6600 रुपये, कितना आ गया 6600 रुपये हमारा ब्याज निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का कितना मान होता है, तो √3 जो है वो क्या है 60 डिग्री का मान होता है। एक सारणी से क्वेश्चन जो है वो अवश्य पूछा जाता है, तो आप सारणी को अच्छे से याद कर लें, tan और sin के मान को ज्यादा याद कर लें। 10,000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब क्या पूछा गया है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया। राशि कितनी दी गई हमें 10,000 रुपए की, कितनी दी गई है 10,000 रुपए की। समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, दर कितनी दी गई है 20%, तो 120 लिख देंगे, 120 इंटू 120 बटे आ जाएगा 100 इंटू 100। अब इसको काट के सोल्व कर लेते हैं, अब इसको क्या है काटते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 120 को 120 से करेंगे तो आ जाएगा 12 12 144, यानी 2 0, 14,400 रुपये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा मिश्र धन, क्या आ गया हमारा मिश्र धन आ गया। पूछा क्या गया है ब्याज पूछा गया है, तो मूलधन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 10,000 को इससे क्या है माइनस करेंगे तो ये हमारा सामने आ जाएगा कितना 4400 रुपये, कितना आ जाएगा 4400 रुपये। 10,000 रुपये का 20% दर की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है 4400 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेमी हो। घन के आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब, क्या होता है भुजा की क्या होता है क्यूब होता है। तो भुजा हमें कितनी दी गई है 5, 5 की क्यूब यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, तो करेंगे 5 5 25, 25 5 125, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि एक घन का आयतन आ जाएगा जिसकी भुजा कितनी है 5 है, सेमी, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बुक को 200 रुपए में खरीदा तथा 250 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। खरीदा कितने में था 200 में, बेचा कितने में 250 में, तो लाभ कितने का हुआ 50 रुपए का। जी सर, बात किस पर लाभ हुआ 250 पर, यानी कि 50 रुपए का लाभ जो है वो 250 रुपए की वस्तु को बेचने पर होता है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा में क्या लगा देंगे, गुणा में क्या लगा देंगे 100। अब इसको 1 0 से 1 0, 5 से 5 कट का इसको काटेंगे, यानी कि 20% का क्या होता है लाभ होता है, 20% में क्या होता है लाभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 39 नहीं है, ये 36 है। क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को किसमें पूछा है मीटर प्रति सेकंड में, तो 36 गुणा मीटर प्रति सेकंड में पूछा हो तो क्या कर देंगे 18/5, क्या कर देंगे 18/5, सॉरी 5/18, 1 मिनट 5/18, 5 बटे क्या कर देंगे 18 कर देंगे। अगर किलोमीटर में पूछा जाता तो 18 ऊपर आ जाता और 5 नीचे, ये 2 से कट गया तो यानी 5 इंटू 2 उसकी चाल आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमारा जो है वो बी ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 दर्जन केलों का मूल्य 120 रुपए हो तो 9 केलों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 3 दर्जन यानी 3 दर्जन केलों का मूल्य कितना है 120 रुपए। 1 दर्जन, फिर पूछा 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो यानी कि 36 केलों का मूल्य कितना है 120 रुपए है। 120 रुपए कितने का है 36 का है। पूछा क्या गया है 9 केलों का मूल्य, तो गुणा में हम क्या है 9 लगा देंगे, ये 36 बराबर होता है, तो 9 से इसको 4 बार काट देंगे और इसको 4 पे काटेंगे, यानी कि 9 केले जो है वो 30 रुपए के होंगे। कितने 30 रुपए के, सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर 5 मीटर
माप के कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जाती है, यानी कि ये कोई कमरा है, माप की सबसे लंबी छड़ जो है वो ये रखी जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है, यानी कि विकर्ण बोला जाता है। विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा लंबाई सुकेर प्लस आता है प्लस चौड़ाई की क्यूब, सॉरी सुकेर प्लस ऊंचाई की सुकेर। तो हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 10 की सुकेर प्लस 10 की सुकेर प्लस 5 की सुकेर। 10 की सुकेर कितनी होती है, 10 की सुकेर होती है कितनी, 100 प्लस फिर 10 की पूछी गई है, दी गई है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी 100 प्लस 5 की कितनी होती है 25। तो इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 100 200 225, यानी कि 225। 225 किसका वर्गमूल होता है, तो ये 15 का होता है। तो सबसे लंबी छड़ या एक कमरे की विकर्ण पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, 15 हमारा आ जाएगा। 15 मीटर लंबी जो है वो छड़ रखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 6:2, यदि अंतर 64 हो तो सबसे बड़ी संख्या, यानी कि दो संख्या है, यानी मान सकते हैं ए और बी। ए 6 है और बी कितनी है 64। इन दोनों का अंतर क्या है, अंतर हमारा 4। 4 अंतर किसके बराबर दिया गया है जी 64 के बराबर, किसके 64 के। तो इसको भाग करेंगे तो यानी कि एक का मान आ जाएगा 16। फिर क्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या 6 है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 16 इंटू 6, 6 6 36, हासिल 6 3 9, यानी कि 96। सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 96। तो हो सकता है मिस टाइप हो गया अगर 96। अगर छोटी पूछा जाता तो कौन सी आ जाएगी 2, 16 इंटू 2, तो यानी 32 हमारी क्या है सबसे छोटी संख्या आ जाती। कौन सी आ जाती, छोटी 32। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी 3 तथा बी सी 5 हो तो ए बी सी क्या होगा। क्या दिया गया है, ए बी और सी। ए बी हमें दिया गया है 3:2, 3 ए के सामने 3 लिख देता हूं, बी के सामने 2, सी दिया नहीं गया है। फिर बी और सी 5, बी 5 दिया गया है, सी कितना 4। इस कंडीशन का जब भी सवाल दिया हो तो यहां की संख्या यहां आ जाएगी, 2 यहां आ जाएगा, 2 खाली, और यहां क्या आ जाएगा 5। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 थियो 15 अनुपात, यह आ जाएगा 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 4 दूनी 8। देखिए 15 10 8 अनुपात किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए बी सी का मान क्या आ जाएगा, 15 10 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी काम को क्रम से 5-10 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करें। ए एक काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। सी उस काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। सभी का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तीनों संख्या का भाग जा रहा है। फिर एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ए एक दिन में कितने काम करता है, 6 काम करता है, ये काम आ जाएगा। बी कितने कर रहा है, इससे भाग करेंगे, 3 काम कर रहा है। सी कितना कर रहा है, 1 काम। तीनों जो हैं वो तीनों जो मिलकर हैं, ए बी और सी एक दिन में 10 काम करते हैं। कितने, 10 काम करते हैं। कुल काम कितने हैं, कुल काम कितने हमारे, कुल काम जो है वो कितने हैं, एलसीएम में नहीं 30 काम है। एक दिन में कितने करते हैं, 10 काम करते हैं तीनों मिलकर। तो दिन पूछा गया है, तो यानी कि कुल काम जो है वो 3 दिन में पूरा कर देंगे। कितने, 3 दिन में पूरा कर देंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, यानी त्रिभुज के आपको पता है 3 कोण होते हैं, उनका अनुपात दिया गया है 1:2:3। तो सबसे बड़ा कोण देखिए 3 कोण है, अनुपात 3 है, तो ये जोड़ेंगे इसको क्या हो जाएंगे 6। कुल कोण क्या आ जाएंगे, संख्या 6 आ गई। 6 किसके बराबर है, तीनों कोणों का मान कितना होता है 100 डिग्री, यानी कि 6 180 के बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो एक की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। एक कोण एक डिग्री, एक मान जो है वो क्या है, एक अनुपात जो है वो 30 डिग्री के है। तो सबसे बड़ा कोण पूछा गया, तो सबसे बड़ा 3 है, तो इसको 3 × 30 कर देंगे, यानी 90 डिग्री का होगा। ये पूछा जाता तो 60 डिग्री का हो जाता, ये पूछा जाता तो 30। तीनों का योग भी करके देख लेना, 180 डिग्री आ जाएगा। तो 90 यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं होती है क्या कहलाती है।
8 भुजाएं। देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन देखिए, पंच भुजाएं जिसकी 5 भुजा हो, 5 जिसकी भुजा उसको पंच भुजा कहते हैं। 10 भुज जो है उसकी 10 भुजा जिसकी हो। अष्टभुज जो है वो 8 भुजा वाले त्रिभुज को बहुभुज को कहते हैं। षष्ठभुज यानी 6 भुजा, ज्यादातर 6 और 8 भुजा के ही मान को पूछा जाता है। तो षष्ठभुज जो है वो 6 भुजा वाले को कहा जाता है और अष्टभुज जो है वो 8 भुजा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी 3 व्यक्ति है जिनकी औसत आयु क्या है 10 वर्ष है। ये गुणा होता है हमेशा, यानी कि 30। यदि पहले और दूसरे की आयु क्रमशः पहले की 10 वर्ष है, पहले की क्या है 10 वर्ष है, दूसरे की क्या है 5 वर्ष है, तो दोनों की कितनी होगी 15 वर्ष। कितनी होगी 15 वर्ष। पूछा क्या गया है तीसरे की, तो कुल 3 थे, 2 की 15 आ गई, कुल कितनी है 30 है, तो माइनस कर देंगे तो सी की आ जाएगी, यानी 15 वर्ष। बचे हुए व्यक्ति की आयु कितनी होगी 15 वर्ष। सी ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा। एक विशिष्ट कोड में बी सी डी को 9 लिखा जाता है, तो सी डी को क्या लिखा जाएगा। कोड में हमेशा काउंट करना, बी कितने नंबर पे आता है 2 पे, सी कितने पे आता है 3 पे, डी कितने पे आता है 4 पे, तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो राइट है फॉर्मूला। सी कितने पे आता है 3 पे, डी कितने पे आता है 4 पे, तो हमारा 7 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राम एक पंक्ति में खड़ा है और ऊपर से 10वीं रैंक, यानी ऊपर से 10वां नंबर है और नीचे से उसकी रैंक 9 है। नीचे से कितनी है 9 रैंक है। तो पंक्ति में अगर कुल पूछे गए हो ऐसा सवाल हो तो आपको राइट, ये ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट +1 कर देना, ऊपर नीचे +1 या लेफ्ट राइट 1 करके जोड़ लेना। 10 और 9 कितना हो गया 19 + 1, तो कुल पंक्ति में 20 व्यक्ति हैं। कुल पंक्ति में कितने हैं 20 व्यक्ति हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सम्मेलन अध्यक्ष, सम्मेलन के अंदर सम्मेलन की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष। तो अखबार के अंदर क्या छपता है न्यूज, यानी संपादक। क्या होता है संपादक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 5 9 17, 3 5, देखिए गैप कितने का है 2 का, यहां कितने का है 4 का, यहां कितने का है 6 का नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। तो 3 दूनी क्या हो गया 6 -1, 5 दूनी क्या हो गया 10 -1, यानी कि डबल किया और माइनस किया, डबल किया और माइनस, तो 17 दूनी क्या होता है 34 -1 यानी 33 अगली संख्या आ जाएगी। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी जी ई एफ जी, यहां कितने का गैप है 0 का, यहां कितने का है डी ई 1 का, तो आगे कितने का होगा 2 का। तो जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एफ जी, एच आता है, फिर आई आता है, और आई के बाद क्या आता है जे और के। जे और के ऑप्शन में देखिए हो सकता है उल्टा हो गया होगा, मिस टाइप होगा, तो जे के हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। तो आज के सेक्शन की हम यही क्या है समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को क्या है आप सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें, और अपने स्कोर को भी जो है वो कमेंट करें, आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,